प्ले। ठीक। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे बताइए? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको एक चीज तो पता ही होगा कि हर आप कोई भी सेल लो उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। ये बात ध्यान, एट एनोड। तो आपको ये भी पता होगा कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है जी? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब वो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। और दूसरे पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और आपको पता है कि आप पहचान सकते हो, अगर वैल्यू दी हुई है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर या बिगर? हाँ, स्मॉलर होती है वैल्यू। और अगर स्मॉलर की बात करें तो ये रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअली होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। सो स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसकी होगी वही क्या कहलाएगा? वो एनोड पे जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा। और बताइए ये कौन सी वैल्यू होगी? बिगर। बिगर रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें किसी को डाउट? ये लाइन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। तो जो क्योंकि इन सब लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से राइट डाउन करो इसको। देखो अब आंसर तो लिखा हुआ है बोर्ड पे। एनोड की तरह कौन बिहेव करेगा? मतलब एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर। देखिए यहाँ यही ना पूछ रहा है, ये किसको किसको क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज बाय द ये। ठीक है, तो बताइए इसका वैल्यू आपको पता है क्रोमियम 2+ का? ये वैल्यू दे रखा है ना, 1. अब बताइए जिसकी वैल्यू इससे कम होगी वो इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है ना? यही ना बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू कम होगी। बताइए वैल्यू किसकी किसकी कम है? दिख तो रहा है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी कम ही वैल्यू है ना, 1.3। ये इससे नहीं होगा, ये क्या इसको कर पाएगा ऑक्सीडाइज? नहीं। तो 3 मेटल यहाँ पे हैं जो कि ऑक्सीडाइज करेंगे, तो क्या आंसर होगा? 3। बस एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट लगाना था और इसके थ्रू आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, आप लोग जैसे जैसे सेम क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर पूछा था, मतलब उसके पहले, क्या होगा जी आंसर? फिर से 3 है। देखो तो इससे स्मॉलर वैल्यू खोजना है, ये दोनों तो नेगेटिव है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा बस बोल्ड। तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा? 3। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, आप कोई एक लिख लो, दूसरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है, इसमें भी यही डिसाइड करना है एनोड कैथोड कौन होगा। चलिए मैं करवाता हूँ, ये भी पूछा है एग्जाम में आपके। आसानी से डिसाइड कर सकते हो, पूछ रहा है एनोड पे कौन जाएगा, तो एनोड पे कौन जाता है जी? एट एनोड। अगर वैल्यू दिया रहा तो वैल्यू देख के बताएंगे, स्मॉल वैल्यू जाएगी। और दूसरा रीजन कि एनोड पे क्या होता है, कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। तो बताओ ये ऑप्शन दिया हुआ है, 3 रिएक्शंस ऑप्शंस दिए हुए, इसमें पहचानना है कि एट एनोड कौन होगा। क्या ये ऑप्शन सही है, यस या नो? जल्दी बताओ, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन बी आप लिख लो और बनाते जाओ, जल्दी से आंसर बताना फटाफट। F2 2F-। ऑप्शन सी हाफ O2 प्लस H+, 2H+ है और ये H2O बन रहा है। लास्ट तो नन ऑफ दीजिए, छोड़ो, जल्दी बताओ आंसर, कौन सा आंसर होगा? कितने लोग ये कह रहे हैं? ठीक, ए में ऑक्सीडेशन दिख रहा है,
आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है? निकालिए, इसका निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये +3 है। और आपको पता होगा एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन। तो आइए बात करते हैं, ये 3 था और यहाँ कितना होगा जी? निकाल सकते हो? एक्स मानो, जिसे निकालना है उसे क्या मानते हैं? एक्स। और कितने क्रोमियम है? 2, तो 2x मानेंगे। बताइए ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है? -2। एक ऑक्सीजन का, लेकिन है कितने? 7। तो डायरेक्ट लिख दें, कितना हो जाएगा? अब -2, इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा x का वैल्यू? 2x = हो जाएगा 12, यानी कि x का वैल्यू 6। अब बताइए यहाँ पे +6 आया। हम पूछे यहाँ से यहाँ जाने में क्या लग रहा है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है? तो ये कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये आपका रिएक्शन एनोड पे ही होगा। आ रहा है बात समझ में? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फिर दूसरा ऑप्शन में सोचो तो क्या ही होगा? बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? H2 का न्यूट्रल है जी, है ना। अपना एलिमेंटल स्टेट में कोई भी एलिमेंट लाई करे, जैसे ये H, ये भी 0 और H2 रहेगा, तो इसका रीजन बता सकते हो क्या? क्यों 0 आ रहा है? H तो समझ में आ रहा है, ये दोनों में से जिसका रीजन बताओ। और कोई? अच्छा, ये क्यों 0 है, ये वाला बताओ तो। क्यों होता? वही तो पूछ रहा हूँ रीजन। हाँ, सिंपल सा तो बात है जी। अगर हम पूछे इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकते हो? +1 -1 क्या आएगा? 0। अच्छा, इसका भी तुम कैलकुलेट कर ना लो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने आएंगे? 0 आएंगे। मतलब +2 और इलेक्ट्रॉन भी -2, क्योंकि 2 एटम है जी, तो फिर से तो 0 आ ही रहा है। तो आप मान लो Cl2 निकाल दो तो वो भी 0 आएगा। उनका जवाब भी सही था। कोवेलेंट बॉन्ड ये फॉर्मेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मिडिल में लाई करेगा, तो ये कोई भी चार्ज इस पे डेवलप नहीं होगा। तो आप इस अकॉर्डिंग भी बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। हर एलिमेंट न्यूट्रल इसलिए होता है कि बिकॉज उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन का चार्ज और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है। खैर, तो यहाँ पे तो ये 0 हो गया, यहाँ पे ये -1 है। बताइए घट रहा है ना, तो यानी कौन है? रिडक्शन। घटना मतलब रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस कहाँ होता है? कौन से इलेक्ट्रोड पे? कैथोड पे। तो ये कैथोड पे जाएगा। आ रहा है बात समझ में? उसी तरह इसमें भी निकाल लेना, निकाल ना लो। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज बोलो? O2 है बाबू, 0। एलिमेंटल स्टेट है जो जैसा वो पाया जाता है। हाँ, इसमें बोलोगे कितना? -2। अगेन घटा, फिर से रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये रिडक्शन है, तो ये कैथोड पे जाएगा रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को इसमें? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जल्दी से ये रिएक्शन लिखो। देखिए आपको ये तो पता है इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है जी? Fe2SO4 3। आप मुझे बताइए ये फेरस है या फेरिक है? इस पे चार्ज क्या आएगा? आपको पता ही है, इंटरचेंज करते हैं, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे। तो बताइए, तो आयरन किस में चेंज हो जाएगा? 3+ में नहीं हो जाएगा? अच्छा, आयरन जब डिपोजिटेड होगा तो किस फॉर्म में होगा? आयरन न्यूट्रल एटम में, ठीक है। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत पड़ेगी न्यूट्रलाइज होने में? 3। तो ये बस इतना सा काम करना है तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मिल गई n की वैल्यू, बस यही एक चीज निकालना था, बाकी सब तो दिया हुआ है जी। W आपको पता है, ये देखो दिया हुआ W। एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, तो W = फॉर्मूला लगा लो। क्या था जी? A × IT/NF। आपको निकालना क्या है? जो टाइम है ना उसको वो x माना है, तो x मान लेते हैं। चलिए, टाइम = इन्होंने देखो यहाँ पे ये टाइम का वैल्यू इन्होंने x मान लिया। चलिए हम भी x मान लेते हैं। तो आप पुट कर दीजिए सारी वैल्यू। टाइम की जगह x लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? W × NF / AI। W कितना जी? 0.3 और N तो आपको पता ही है 3 और F की वैल्यू डिवाइडेड बाई A पता है ना 56
और इनटू करंट कितना है, करंट साफ लिखा हुआ 1.5। कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। यहां पे आंसर क्या लिखेंगे, 1200 लिख दें या कुछ और लिखेंगे? हाँ 20 लिखेंगे, क्योंकि वो लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या बोला है, एक्स जो टाइम है वो किसमें बताना है, मिनट में बताना, और ये आंसर तो सेकंड में ना निकलेगा जी, एसआई यूनिट तो सेकंड होता है, बट इसको मिनट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 20। तो ये आप आंसर लिखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में जल्दबाजी करने में गलती मत करना, है ना, जिसमें वो पूछा है उसी में बनाइए, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, ये फ्राइडे फर्स्ट लॉ पे था कि नहीं, सेकेंड लॉ पूछा है फ्राइडे का, लिखिए। ये 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा है फ्राइडे सेकेंड लॉ से, बोल रहा है, देखिए ये क्रोमियम ऑक्साइड, देखता हूं मैं क्वेश्चन क्या है। सुनिए, क्रोमियम ऑक्साइड ये जो है चेंज हो रहा है किसमें, क्रोमियम 3+ में, बैलेंस कर लूं, ठीक है, इसमें हो रहा है। आपसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1 फैराडे नीडेड, लिखो क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in Faraday needed to the reduce वन मोल। हाँ जी, 1 मोल अगर हम ये रिड्यूस कर रहे हैं तो कितना फैराडे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगी, बताइए यहाँ पे आंसर। ध्यान रहे 1 मोल के लिए पूछा है, ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा। ये सेकंड लॉ पे है ना क्वेश्चन, ये तो समझ में आ रहा है। सेकंड लॉ याद है क्या था, चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकाल लो कितना से, देख लो आंसर बताओ। हाँ जी निकालिए, चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत सिंपल सा था जी, इन दोनों वैल्यू दिया हुआ है, इसमें एनोड पे कौन जाएगा बताइए, ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनोड पे, यानी स्मॉलर वैल्यू कौन है, ये आपका एनोड, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड, और ये कैथोड, आपको पता है ई नॉट सेल, कैथोड माइनस, भाई कैथोड को कितना वैल्यू है 0.77 माइनस 0.54, कितना आ जाएगा जी 0.23, ये आएगा वैल्यू, इतना वोल्टेज। अब बोला है इसको इस फॉर्म में मत लिखिए, इस तरह से लिखिए, तो इस तरह से लिखोगे तो 23 इंटू 10⁻² नहीं लिख देंगे, तो इंटीजर कौन हो जाएगा, बस यही पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, इसकी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में वो लोग जेईई में बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, अब देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आज जो टॉपिक कर रहे थे वो था क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो एनोड पे कौन सा जाएगा और कैथोड पे कौन सा जाएगा, ठीक है। उसमें लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया था ना कि अगर एक्वस रहेगा, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा हुआ है, लिखिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग कौन सा कर रहे थे जी, एक्वस NaCl, इसी का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है। तो बताइए इसमें दो सब्सटेंस आपको दिख रहा है, एक तो NaCl जो कि ब्रेक होगा किसमें Na+Cl-, और वाटर भी ब्रेक होगा H+OH-। हम आपसे यही पूछे थे कि कैथोड पे कौन जाएगा, आप बताइए कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, एक तो सोडियम प्लस और एक हाइड्रोजन प्लस,
चलिए हम दोनों को करके देखते हैं। सोडियम प्लस भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कैसा बनेगा, Na सोडियम, और हाइड्रोजन गेन करेगा तो बताइए H। क्या ये H फॉर्म में स्टेबल होता है? तो ये दूसरे H के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टेबल हो जाए। अब बात आता है ये कि इन दोनों में एक्चुअली रिडक्शन होगा किसका, क्योंकि दो दो लोग हैं ना, तो आपको यही डिसाइड करने ये क्वेश्चन में देगा। तो बताइए किसका होगा जी, आप कोई आइडिया आपके दिमाग में? मुझे बताओ रिडक्शन किसका होता है, बिगर वैल्यू या स्मॉलर वैल्यू? बताइए, हाइड्रोजन का तो वैल्यू आप लोग को पता है ना, कितना, 0 होता है। और हाइड्रोजन के नीचे बहुत कम ही एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन के नीचे तो बहुत सारे होते हैं, ऊपर में ज्यादा नहीं है। जितने महंगे वाले एलिमेंट्स हैं ना, सब इसके ऊपर होते हैं। जैसे कॉपर आप ले लो, कॉपर का वैल्यू कितना था जी, इसके ऊपर प्लस में आ जाएगा वैल्यू। और फिर कौन था, मरकरी, सिल्वर, सिल्वर का वैल्यू इतना था, अभी भी हम क्वेश्चन में किए थे। गोल्ड हो गया है ना, प्लेटिनियम हो गया, फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे जितने एलिमेंट्स आएंगे उनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और आपको पता होगा लिथियम, पोटेशियम के बाद सोडियम आता है। इतना तो समझ में आ रहा है कि सोडियम का वैल्यू निगेटिव होगा। वैल्यू नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं, ऐसे तो वैल्यू -2.67 इतना होता है, लेकिन छोड़िए वैल्यू नहीं याद है। इतना तो बता सकते हो कि ई नॉट ऑफ सेल हाइड्रोजन के बिलो है, इसलिए इसकी वैल्यू इससे तो कम होगी। जैसे जैसे बिलो जा रहे हैं वैल्यू निगेटिव होते जा रही है, यानी कम होते जा रही है। तो आप बताइए अगर ये वैल्यू बिलो है और ये 0 पे है तो बिगर वैल्यू कौन है, 0। तो कैथोड पे कौन डिपोजिटेड होगा, आया समझ में? तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये वैल्यू देख के आप बता देना कि हाइड्रोजन डिपोजिटेड एट कैथोड। ये सही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एट कैथोड। बोलिए बात समझ में आती है तो लिख लो ये। इस केस में देखो क्लोरीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और क्लोरीन एटम के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये प्राइमरी स्टेट है, स्टेबल नहीं है, तो अगेन रिएक्ट करके आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एनोड पे कौन डिपोजिटेड होगा NaCl के टर्म में, याद क्या रखना, आप निकाल सकते हो। ये कहाँ डिपोजिटेड होगा, डिपोजिटेड एट ब्लू एनोड। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह का और भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कॉपर सल्फेट पूछा है, एक्वस कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस कर लेना। आप बताइए इसमें ब्रेक कर सकते हो, कॉपर सल्फेट को ब्रेक कर नहीं सकते हो जी, किसमें टूटेगा बोलो ना, Cu+2 SO4 2-, इसमें क्या ही बताने दिक्कत है। एक्वस का मतलब कौन होता है, वाटर। तो यहाँ पे H+ और OH-। क्या यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि इन दोनों में कैथोड पे कौन डिपोजिटेड होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है बोलिए, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ दो एलिमेंट ऐसे पॉजिटिव वाले हैं, Cu+ और H+, जो कि इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। तो आप लिखिए और एनोड और कैथोड डिसाइड कीजिए कि एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन, ठीक है। अगर आप ऐसे तो आप डायरेक्ट समझ रहे हो कि देखो कॉपर भी डिपोजिटेड होगा कॉपर के फॉर्म में और हाइड्रोजन भी। यही सोच लो कि इसका ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू क्या होता है, हमको पता है 0 होता है। और ये देखो वहां लिखा हुआ है ये हाइड्रोजन के एबव होता है, तो इसकी वैल्यू बिगर हुई, तो जो बिगर वैल्यू होगा वही ना कैथोड पे जाता है। तो यानी कि यहाँ कौन डिपोजिटेड होगा, कॉपर। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के रूप में डिपोजिटेड होगा कहाँ, एट कैथोड। एनोड का देखते हैं, एनोड का एग्जाम में पूछा हुआ है। सुनिए नीट में कैथोड नहीं पूछा, एनोड पूछा, तो एनोड के लिए बात करते हैं, एट एनोड।
एनोड के लिए बात करो तो ऑक्सीडेशन, एनोड पे कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस होगा तो बताइए, ये दोनों लॉस कर सकते हैं, OH माइनस भी और SO4 माइनस भी। तो हम दोनों के लिए आपको रिएक्शन लिख देते हैं। देखो क्या होता है, ये कुछ इस फॉर्म में हमेशा टूटेगा। ये कुछ रिएक्शंस आपको ध्यान रखने होंगे। OH माइनस इस फॉर्म में 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इस तरह से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। और अगर उसका आप जानना चाहते हो सल्फेट का, तो ये भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये चेंज हो जाएगा किसमें? H2O8 माइनस में। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब बैलेंस नहीं, यहाँ पे नहीं, सिर्फ यहाँ 2 लगाओ। अब बैलेंस हो गया, ठीक है। और इन दोनों केस के लिए आपको हम E0 ऑफ सेल का वैल्यू बता देते हैं। आप बताओ एनोड पे कौन जाएगा? जो वैल्यू बिगर होगी या स्मॉलर? स्मॉलर। ये वैल्यू होती है 1.23 वोल्ट और ये वैल्यू होती है 1.96 वोल्ट। बताइए कौन जाएगी? यानी ऑक्सीजन कहाँ डिपोजिटेड होगा? एनोड पे। तो लिख लो, ये नहीं डिपोजिटेड होता, लिख लीजिए, कट कर दो। ये होगा डिपोजिटेड एट एनोड। ऊपर, हाँ। ठीक है, समझ में आता है ये बात? ठीक, तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए एक बार और पूछा है, एक्वस H2SO4। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO4। इसमें आपको बताना है कि एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा। ये CBSE बोर्ड में पूछा है 2014 में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बनाइए। अच्छा, ये वैल्यू रट्टा नहीं, हम बाद में हिंट बता देंगे, अभी आप लिख लो बस, ठीक है। बाद में जब आप एक और क्वेश्चन बना लो तो हम आपको आसानी से आंसर करने का तरीका भी बता देंगे। तो आप लिखिए पहले ये, और बताइए इस बार जरा एनोड कैथोड रिएक्शन जरा खुद से लिखो तो, और ब्रेक करो आयंस में, सिमिलर ब्रेक होंगे, आप पता ही आपको। जिसका बन जाए कॉपी दिखाना, कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा। देखिए इसको आप ब्रेक कीजिएगा सल्फ्यूरिक एसिड को, आपको नहीं पता है ये किस पे टूटेगा जी? 2H प्लस और SO4 माइनस। और एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर, तो वाटर को भी ब्रेक कर लो, H प्लस और OH माइनस। मुझे एक बात बताओ, क्या ये केटायन डिफरेंट है या सेम है? सेम है, तो आपको बताने की जरूरत है कि कैथोड पे कौन जाएगा। सेम है, कैथोड पे कौन जाएगा? अरे एक ही तो एलिमेंट है, एक में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा जी? कैथोड पे। तो कैथोड पे कौन जाएगा बताइए? कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस। अब पूछा मेन को, इसीलिए एक पूछा भी नहीं, पूछा है क्या? एनोड पे। तो बताइए तो एनोड पे कौन जाएगा? एट एनोड। एनोड का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? लॉस। अब बात आता है कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो जिसकी वैल्यू स्मॉलर होगी, ठीक है। अब बताइए, आपको पता है ना 4OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, ये कैसे टूटता है जी? H2O प्लस O2। और दूसरा रिएक्शन नहीं लिख के रखा हूं जी वहां पे, सल्फेट कैसे टूटेगा? हाँ, H2O8। अब बताइए इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू तो आपको पता ही है, कितना? 1.23। और इसका तो बताइए कौन जाएगा? यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिपोजिटेड होगा कहाँ? हाँ, लिख लो, O2 डिपोजिटेड एट एनोड।
बोलो बात समझ में आती है? अब सुनिए एक बात हिंट के तौर पे, जब भी आपको सुनिए, जब भी आपको अभी तक जनरली यही दो पूछा गया है, आपको एक तो पूछा गया है क्या, H2SO4 और एक कॉपर सल्फेट। अब देखिए जब भी सल्फेट आएगा यही वैल्यू आएगा, तो इतना तो कंफर्म है कि ऑक्सीजन से वैल्यू बिगर होगी, तो ये तो एनोड पे आएगा नहीं। तो हमेशा आपको जब भी दिया जाए, मतलब आप समझे कि जब भी आपको कॉपर सल्फेट एक्वस स्टेट में दे या फिर H2SO4 दे, कौन जाएगा जी? हमेशा ऑक्सीजन ही जाएगा। सल्फेट जब भी रहे तो एनोड पे कौन आएगा? ऑक्सीजन। कैथोड पे तो आप समझ ही रहे हो, जो भी देख लेना, लेकिन एनोड पे हमेशा क्या आएगा? ऑक्सीजन। तो जब भी बाबू आपको ये सल्फेट वाला आयंस रहे ना, तो एनोड पे हमेशा कौन जाएगा? ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन जा रहा है। ये क्वेश्चन 2-4 बार पूछा हुआ है, आपको जब भी आए, कहीं भी आए, अगर आपको ये बात याद रहती है तो आप डायरेक्ट टिक कर देना ऑक्सीजन। कहाँ? एनोड पे। और कैथोड आप डिसाइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉपर का वैल्यू तो थोड़ा बहुत याद रहता ही होगा, हाइड्रोजन के ऊपर होता है। और इसमें तो वो भी नहीं करना था, क्योंकि इसमें दोनों सेम है, सेम वाले में तो दिक्कत है ही नहीं। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत? लिख लीजिए। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। एक क्वेश्चन और पूछा था क्या, देखिए NaCl, बताइए इसमें एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा? ये कहाँ जाएगा जी? कैथोड। ये तो पहले ही दिन किए थे, फ्यूजन NaCl। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ तक सारे रिएक्शन। लिखिए बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अरे लिख लो, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल्स गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बहुत सारे गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? बैटरी। इट इज पोर्टेबल, इसको एक जगह से हम दूसरे जगह ले जा सकते हैं। लिखिए, और इसका वोल्टेज क्या होता है? फिक्स होता है। तो लिखो इट हैज फिक्स वोल्टेज, इट हैज फिक्स वोल्टेज। हर बैटरी आप लोगे तो 6 वोल्ट, 12 वोल्ट या छोटा वाला ड्राई सेल लो तो उसका भी वोल्टेज फिक्स होता है। कोई दिक्कत? लिखो बैटरी इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं बैटरी जी। पहला है तुम्हारा प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी। सुनो, जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी बैटरी। मतलब जिसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे देखे हो ना ड्राई सेल, है ना, जो आप रिमोट में, टॉय में और टॉर्च में, इन सब में यूज करते हो, वो सब कैसे बैटरी होते हैं? नॉन रिचार्जेबल। और दूसरा सेकेंडरी बैटरी, जिसको कि हम रिचार्ज कर सकते हैं। अच्छा एग्जाम्पल भी लिख लो, एग्जाम्पल लिखो ड्राई सेल, ड्राई सेल, और दूसरा सेकेंडरी बैटरी, इसका एग्जाम्पल लिखिए। ये चार्ज होता है, रिचार्जेबल है। इसका तो आप लोग जानते ही हो, जो इन्वर्टर बैटरी है ना वो लेड का बना होता है, तो उसको लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, चलिए अब हेडिंग दीजिए, आपको इन दोनों का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ना है। तो ड्राई सेल लिखो, ड्राई सेल क्या होता है? ड्राई सेल का एक और नाम है जी, साइंटिस्ट जिन्होंने बनाया था, है ना, तो ये नाम भी लिख लीजिए। इस नाम से भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है, हालांकि ज्यादा चांसेस है
ज्यादा देखो ज्यादा चांसेस है कि ड्राई ये ठीक है, लेक्लांचे सेल है तो इसे इसको ड्राई सेल भी कहते हैं। और आपको ये कम ही चांस से पूछता है, ज्यादा ही अरे अल्लाह क्या कर रहा है, लेड स्टोरेज बैटरी पूछता है। लिखिए चलो, लिखो जल्दी से, इसमें इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, आपने देखा ना वो ड्राई सेल, उसके बीच में ना कभी वो देखे होगे उसको, मतलब तुमने कागज को उखाड़ दिया और बीच में एक ब्लैक कलर का रॉड रहता है। ठीक है, वो ग्रेफाइट रॉड रहता है। तो हम बनाते हैं, अब प्लास्टिक आने लगा है, पहले कागज का भी था। अच्छा मुंह से ही कलम चलाओ, लड़ो नहीं। ए सुनो, ये ग्रेफाइट रॉड रहता है जिसपे टर्मिनल चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। आ रहा बात समझ में? ठीक। और यहाँ पे आपने इसको अगर ओपन किया होगा तो इसमें कुछ पेस्ट रहता है, केमिकल टाइप का, है ना, जेली टाइप का। यहाँ पे हम बताते हैं कौन कौन पेस्ट होता है। चलिए लिखिए, इसको ऐसे बना लेना और फिर ऐसे ये, ठीक है। सुनिए, यहाँ जो पेस्ट भरा रहता है वो किसका होता है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे रहता है NH4Cl प्लस ZnCl2। ठीक है, और ये बना होता है जिंक का। देखिए वो अंदर से किसका मेटल होता है, ये जिंक का। तो जिंक एनोड की तरह बिहेव करेगा और ग्रेफाइट रॉड कैसे बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। तो इन सबको नाम लिखो जरा जल्दी से। ये है तुम्हारा कैथोड, और कैथोड किसका बना होता है जी, ग्रेफाइट रॉड का। ग्रेफाइट रॉड, इसका टर्मिनल चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। आइए इसकी बात करते हैं। ये किसका बना होता है, उसमें जो कवर होता है लास्ट में, एनोड होता है। एनोड का सिलेंडर होता है, तो एनोड होता है, थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप होता है, कुछ यूं होता है, चाहो तो ऐसे बना सकते हो, इस तरह का रहता है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट नहीं होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो एनोड, और एनोड कैसा बिहेव करेगा बताइए, एनोड का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, और ये मेटल होगा किसका, जिंक का। तो जिंक बिहेव करेगा एज ए एनोड। और सुनिए, ये जो है ये तुम्हारा बिहेव करेगा कैसे, एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो लिखे हो ना, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये ना क्या करता है, देखिए ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है ना, ताकि शॉर्ट ना हो दोनों। तो ये लिख लीजिए, ये क्या करेगा, सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, डाईपोलर की तरह काम करता है। ठीक है, तो यही है तुम्हारा ड्राई सेल। जल्दी से लिखो और इसके बारे में 2 लाइन लिखो, पहले तो डायग्राम बना के लिखिए। लिखिए, इन ड्राई सेल, इन ड्राई सेल एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल। एनोड किससे बना होता है जी, जिंक से। तो लिखो, इन ड्राई सेल एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक एंड ग्रेफाइट रॉड, एंड कैथोड लिख लो, एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ, एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट रॉड।
अच्छा एक बात बताओ, ग्रेफाइट रिएक्टिव होता है क्या? नहीं, पूरा सेल खत्म हो जाएगा ना तब भी इसका शेप वही रहेगा, मतलब इसका नेचर कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव। तो एक बात बताओ, अगर ये नॉन रिएक्टिव है तो फिर इसके जगह रिएक्शन में भाग कौन लेगा? तो उसी के लिए तो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब लिख लो आगे, ग्रेफाइट बिहेव एज अ कैथोड विच इज नॉन रिएक्टिव, विच इज नॉन रिएक्टिव। therefore electrolyte इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा जी? रिडक्शन रिएक्शन किसका होगा? इलेक्ट्रोलाइट का। सो लिखो, इलेक्ट्रोलाइट विल बी पार्टिसिपेट, electrolyte will be participate for reduction reaction, for reduction reaction। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? तो चलो जल्दी से हम रिएक्शन लिखते हैं। एट एनोड बताइए, आप ही लोग बताइए क्या होगा जी? आपको तो पता ही है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो चाहो तो ये लिख लो, ये सब लिख सकते हो एग्जाम के दौरान। ऑक्सीडेशन, एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों को पता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होगा जी? जिंक। जिंक लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन और किस में चेंज हो जाएगा? Zn+2। अब बताइए एट कैथोड, कैथोड वाला रिएक्शन है यहाँ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम याद कर लेते हैं। अमोनिया प्लस MnO2। अब इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन किया और चेंज हो जाएगा यहाँ पे MnOOH प्लस अमोनिया गैस बाहर निकलता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा? 2। तो अब क्या करोगे? सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस रहेगा, ठीक है। और अब जब हमको सेल रिएक्शन निकालना है तो सेल रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं? कैथोड और एनोड को ऐड कर देते हैं। तो अब आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा जी कैथोड एनोड का, और रिएक्शन लिख सकते हो सेल रिएक्शन। लिखिए खुद से, सेल रिएक्शन क्या होगा टोटल से। यहाँ पे ये किस सेल का रिएक्शन लिख रहे हो? ड्राई सेल, ड्राई सेल रिएक्शन। बताइए, रिएक्शन लिखिए जल्दी से, खुद से लिखिए। और देखिए सेल रिएक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है, एनोड कैथोड का रिएक्शन साथ साथ लिख दीजिए, वही सेल रिएक्शन होगा, क्योंकि 2 ही रिएक्शन होता है। आप इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस कट जाएगा। अब लिखिए, बताइए इधर लेफ्ट हैंड साइड चुपचाप एरो ऐसे खींचो और देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड कौन कौन है? जिंक है, और कौन है जी? 2NH4 प्लस है, और कौन है? 2MnO2। इतना ही है ना? और कोई है क्या? नहीं। अब राइट हैंड साइड खोजो, राइट हैंड साइड ऊपर देखो, Zn+2। इधर कौन है? 2MnOOH, इसको बोलते हैं मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रो ऑक्साइड प्लस 2NH3। तो ये आ गया तुम्हारा सेल का कंप्लीट रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत? तो इसमें जिंक पहला तो याद रहेगा, दूसरा आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हालांकि कम ही बार पूछा है, लेड स्टोरेज बैटरी ज्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान में रखो इसको, है ना। ये ड्राई सेल का काम है, और ड्राई सेल का वोल्टेज फिक्स होता है जी, कितना से कितना बताओ? पता है ना? वोल्टेज ड्राई सेल ये 1.2 से 1.5 तक आपको मार्केट में मिलेगा, अवेलेबल है। और इसका यूज तो आपको पता ही है ना। रिमोट में यूज कर सकते हैं, टॉय में यूज करते हैं, घड़ियों में यूज करते हैं ना, ये क्लॉक। उसके बाद और कहाँ यूज करते हैं जी? जितना इक्विपमेंट्स है, टॉय वगैरह, जितना रिमोट सेंसिटिव रहता है सब इसमें यूज होता है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? लिख लिए। अब लिखो दूसरा, सेकेंडरी। ये सब खाली लिखने वाला है जी। दूसरा कौन है जी? हाँ, क्या बंद कर दिए?
अच्छा, तो इसमें पहले में कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आ रहा है? तो देखिए सुनिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एक बार मात्र सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है। मेन पूछता है लेड स्टोरेज बैटरी, जबकि आप देखते हो इन्वर्टर का जो बैटरी है ना उसका, और ये दो सेल हैं जी, एक तो लेड स्टोरेज बैटरी और आजकल के टाइम में एक फ्यूल सेल चलता है जो हाइड्रोजन का बना होता है, काफी एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इको फ्रेंडली होता है, जो कि रॉकेट फ्यूल में कौन यूज किया जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, काफी एनर्जी भी देता है और साथ साथ कोई उससे ज्यादा वो कंप्लीट कंबशन है, कोई वेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये दो सेल हैं जो हमें पढ़ने हैं इसमें, और यही है टॉपिक्स। ठीक है, और इस सैटरडे को इसी चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग कल समरी कॉपी लेके आना, हम समरी भी लिखा देंगे और साथ साथ ये दोनों सेल भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है।